वैल्यू चेंज होते रहती है पूरे प्रोग्राम में, ठीक है। और जिनका सिंपल सा एक काम होता है किसी भी वैल्यू को स्टोर करके रखना। अब वो किसी भी तरह की वैल्यू हो सकती है, वेरिएबल हमारा किसी भी तरह का हो सकता है, ठीक है। वेरिएबल के एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो वेरिएबल के एग्जांपल क्या क्या होंगे वो देख लेते हैं। जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ठीक है, डी हो गया, ये सब हमारे वेरिएबल हैं। या फिर हमने सम लिखा, ठीक है, या डिजिट लिखा, या फिर हमने शॉर्ट फॉर्म में नम लिखा, ये भी हमारे वेरिएबल्स ही होते हैं, ठीक है। या किसी पर्सन का आप नेम लिख रहे हो, किसी पर्सन के नेम को भी आप वेरिएबल बना सकते हो, अपने नेम को भी आप वेरिएबल बना सकते हो। ABC XYZ कुछ भी हमारा वेरिएबल हो सकता है, ठीक है, किसी फॉर्म में। अब वेरिएबल्स भी हमारे आगे 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। अच्छा, 2 तरह के वेरिएबल्स कौन कौन से होते हैं, किसी को आइडिया कुछ इसके बारे में? 2 टाइप के वेरिएबल ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ज़्यादा काम आते हैं कि जैसे 2 टाइप के हमारे जो वेरिएबल्स होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। अदर्स हम जनरल कह नहीं सकते कि कितने टाइप के हैं, ठीक है। नॉर्मली तो ऐसे एक ही वेरिएबल होता है जो कैलकुलेशन के लिए हम या वैसे यूज करते हैं। बट अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो वहाँ पे भी हमारे बेसिक 2 टाइप के वेरिएबल्स रहते हैं, ठीक है। किसी को आइडिया इसके बारे में? वंदना आपको पता है? आवाज़ आ रही है वंदना आपको? बताइए जरा कितने 2 टाइप की वेरिएबल बोला मैंने आपसे, कौन कौन से होते हैं? सर डॉट नेट पहले पढ़ा है क्या आपने हम लोगों में से किसी को? नहीं नहीं, किसी को नहीं पढ़ा है। वंदना ने थोड़ा सा प्रोग्रामिंग पढ़ी है ना, इसलिए से हमसे पूछ रहा हूँ। और जिन्होंने पढ़ी है प्रोग्रामिंग मैं अच्छा बता सकता हूँ, अच्छा। उनको भी थोड़ा सा आइडिया होगा ना इसके बारे में। वंदना कुछ आ रहा है कि आपको 2 टाइप की? एक हिंट तो मैंने दे दी। नो सर। चलो ठीक है, बताता हूँ कौन कौन से होते हैं। पहला इसमें हमारा होता है लोकल वेरिएबल, ठीक है, लोकल वेरिएबल। और दूसरा जो हमारा टाइप होता है ये होता है ग्लोबल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल। तो 2 टाइप के हमारे वेरिएबल्स होते हैं। अब लोकल वेरिएबल कौन से होते हैं जो विद इन रेंज डिक्लेयर किए जाते हैं, इनको आप कह सकते हो कि डिक्लेयर विद इन रेंज, रेंज या फंक्शन, ठीक है, जो किसी फंक्शन के अंदर या किसी रेंज के अंदर डिफाइन किए जाते हैं, ऐसे वेरिएबल्स को हम क्या कहेंगे? लोकल वेरिएबल कहेंगे, क्योंकि उनकी एक रेंज होती है, उस रेंज से बाहर वो काम नहीं करेगा, ठीक है। एक आता है ग्लोबल वेरिएबल जिसको आप कह सकते हो डिक्लेयर आउटसाइड ऑफ रेंज या फंक्शन, ठीक है। ऐसे वेरिएबल जिनको हम किसी रेंज से बाहर या किसी फंक्शन से बाहर हम डिक्लेयर करते हैं, डिफाइन करते हैं, ऐसे वेरिएबल्स को ग्लोबल वेरिएबल बोला जाता है, जिनका यूज आप कह सकते हो कि प्रोग्राम में कोई भी फंक्शन कर सकता है, कोई भी मॉड्यूल कर सकता है, ठीक है। किसी भी प्रोग्राम के जैसे कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम है हमारा तो उसके छोटे छोटे मॉड्यूल्स होते हैं। अब वो छोटे छोटे मॉड्यूल जो हैं अगर ग्लोबल वेरिएबल हमने एक डिक्लेयर किया हुआ है तो उस वेरिएबल का वो सारे मॉड्यूल यूज कर सकते हैं। लेकिन लोकल वेरिएबल का केवल वही मॉड्यूल यूज करेगा जिस फंक्शन के अंदर या जिस रेंज के अंदर उसको डिफाइन किया गया, ठीक है। तो एक बेसिक डिफरेंस होता है दोनों में, लोकल वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल में। ये भी आगे कंसेप्ट हमारा आएगा जब हम वेरिएबल बनाना सीखेंगे, ठीक है। वेरिएबल बनाना तो नहीं, प्रोग्राम बनाना सीखेंगे। वेरिएबल बनाना तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ कैसे बनाया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स मैंने आपको बता ही दिए थे, ABCD ये सब हमारे क्या हैं, वेरिएबल्स हैं। अब मेन ये बात आती है कि वेरिएबल डिक्लेयर किया कैसे जाता है VB.NET के अंदर, ठीक है। वेरिएबल डिक्लेरेशन, वेरिएबल डिक्लेरेशन इन VB.NET, ठीक है। हर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल डिक्लेरेशन का जो मेथड है या जो प्रोसेस है वो अलग होता है।
और वीबी या विजुअल बेसिक आप कह सकते हो, इसके अंदर हमारा वेरिएबल डिक्लेयर करने का जो मेथड होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, हर किसी प्रोग्रामिंग से थोड़ा अलग है। तो उसके लिए हमें यहाँ एक डिम कीवर्ड यूज करना होता है, ठीक है। ये डिम क्या है, एक तरह का कीवर्ड है या स्टेटमेंट कह सकते हैं। इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे, here dim is a keyword। कीवर्ड क्या होता है ये आगे हम डिस्क्राइब करेंगे, इसके बारे में थोड़ा आगे बताऊंगा मैं, ठीक है। एक मोटा मोटा आइडिया देता हूँ आप लोगों को। कीवर्ड बेसिक होते क्या हैं, रिजर्व वर्ड्स होते हैं जिनका एक अपना स्पेसिफिक वर्क होता है, ठीक है। कई तरह के कीवर्ड हमारे हो सकते हैं, जैसे हमारा यहाँ पे एक डिम आया है, डिम के जैसे ही और भी हमारे कीवर्ड हो सकते हैं। डिम हमारा कीवर्ड तो है ही, उसके साथ साथ ये स्टेटमेंट भी होता है, इसे स्टेटमेंट भी कहते हैं, ठीक है, कि जिसका यूज वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए किया जाता है, वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए किया जाता है। डिम फिर आता है इसके बाद वेरिएबल नेम 1, कॉमा वेरिएबल 2, कॉमा, ऐसे करके कितने भी हमारे वेरिएबल हो सकते हैं, ठीक है। एज, फिर उसके बाद यहाँ पे उसका डेटा टाइप डिक्लेयर किया जाता है, ठीक है। तो ये वेरिएबल डिक्लेयर करने का सिंटेक्स होता है विजुअल बेसिक के अंदर या VB.NET के अंदर, ठीक है। इसको आगे मैं थोड़ा सा और एग्जांपल देके आपको समझाऊंगा। उससे पहले हम ये देख लेते हैं और बेसिक टर्म्स हमारे यहाँ पे आ रहे हैं, जैसे डेटा टाइप आ गया, यहाँ पे कीवर्ड क्या होते हैं इनको देख लेते हैं। वेरिएबल के जैसे ही हमारे यहाँ पे एक और ऑप्शन होता है, ठीक है, जिन्हें हम कहते हैं कांस्टेंट। वेरिएबल की तरह ही काम करते हैं लेकिन होते क्या हैं, कांस्टेंट्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये तो आप बता सकते हो कांस्टेंट्स क्या होते हैं। कांस्टेंट्स को आप कैसे डिफाइन करेंगे, कुछ आइडिया किसी को? जिनकी वैल्यू निश्चित होती है। हाँ, जिनकी वैल्यू एक फिक्स वैल्यू आप कह सकते हो, जिसकी वैल्यू अगर आपने जो फिक्स कर दी वही वैल्यू रहेगी पूरे प्रोग्राम में, कभी चेंज नहीं होगी। इसका एक छोटा सा एग्जांपल आप ले सकते हो, पहले हम इसके बारे में लिख लेते हैं। ये क्या होते हैं, these are also variables whose value doesn't get changed all over the program, ठीक है, पूरे प्रोग्राम में जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है। होता क्या है, ये भी एक्चुअल में एक तरह का वेरिएबल ही होता है, ठीक है। इसका एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि कहीं आपको पाई की जरूरत पड़ रही है, ठीक है, आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया पाई। अब पाई की फिक्स वैल्यू आप रख दोगे ना 3.14, या वैसे तो यहाँ 3.14 ही दिया जाता है, 22/7 नहीं दिया जाता है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आप काम कर रहे हो वहाँ पे फ्रैक्शनल वैल्यूज जो हैं कम से कम ही यूज होती हैं, पॉइंट वैल्यू, डेसिमल वैल्यूज हमारी ज़्यादा यूज होती हैं, ठीक है। तो 3.14 ही हमारी उसकी सेकंड वैल्यू होती है पाई की। तो ये वैल्यू लेके हम आगे प्रोग्राम में कंटिन्यू कर सकते हैं, या इस वैल्यू का हर कोई यूज कर सकता है। आपने एक जगह इसको डिफाइन कर दिया क्योंकि एक फिक्स वैल्यू है, ठीक है, और जहाँ भी हमें पाई की जरूरत होगी वहाँ पे इसका यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है कीवर्ड। कीवर्ड्स क्या होते हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया ये क्या होते हैं, these are the reserved words made for specific purpose, ठीक है, जिनका अपना स्पेसिफिक एक टास्क है, अपना एक पर्टिकुलर काम है, ठीक है। और ये रिजर्व वर्ड्स होते हैं, या इनको सिंपली आप प्री डिफाइंड वर्ड्स भी कह सकते हो, ठीक है, प्री डिफाइंड वर्ड्स हो गए। तो प्री डिफाइंड वर्ड्स का मीनिंग ये हुआ कि जो पहले से डिफाइन किए गए हैं, जिनके बारे में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पहले से बताया गया है कि किसका क्या काम होगा, ठीक है। वही जैसे मैंने आपको बताया कि कीवर्ड हमारे कौन कौन से हैं, एक एग्जांपल मैंने आपको दिया था डिम है जैसे, ठीक है, एक कीवर्ड हमारा यहाँ पे क्या है, डिम। उसके अलावा यहाँ पे हमारे कीवर्ड आते हैं जैसे इंटीजर। इंटीजर जो कीवर्ड है इसका काम इंटीजर वैल्यू को डिफाइन करना। एक और आता है यहाँ पे डबल,
जिसका काम है डेसिमल वैल्यूज़ या पॉइंट वैल्यूज़ को डिफाइन करना। एक और आता है स्ट्रिंग, ठीक है, जिसका काम है टेक्स्ट वैल्यू, ठीक है, या स्ट्रिंग वैल्यूज़ को होल्ड करके रखना। सेंटेंसेस हो गए हमारे, पैराग्राफ्स हो गए, ठीक है, या कोई कैरेक्टर हो गया, कोई वर्ड हो गया, इस तरह की वैल्यू को होल्ड करके रखना। तो ऐसे कई तरह के वेरिएबल्स हमारे यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, कीवर्ड्स हमारे यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे कीवर्ड्स ही हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पे हमारा डेटा टाइप, ठीक है। डेटा टाइप क्या हुआ, किसी को आइडिया है डेटा टाइप के बारे में? डेटा टाइप को कैसे डिफाइन किया जाता है, कुछ पता है? बताइए किसी को। वंदना, आपको पता होगा, कैसे डिफाइन करोगे डेटा टाइप को? बताइए। नहीं है आइडिया? नो सर। सर न्यूमेरिकल वैल्यू है या फिर कैरेक्टर है, ये सब होते हैं डेटा टाइप। फ्लोट, हाँ, इस तरह के CHAR ऑप्शन ही होते हैं। कैरेक्टर। डेटा टाइप क्या हैं, ये भी हमारे एक तरह से कीवर्ड्स ही होते हैं, कीवर्ड भी हैं, लेकिन जो डेटा के टाइप के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। क्या होता है कि जैसे कोई हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया, ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, व्हेन वी डिक्लेयर एनी वेरिएबल, डेटा टाइप्स आर दोज एलिमेंट्स, आप कह सकते हो, ठीक है, दैट हेल्प्स टू डिक्लेयर एनी वेरिएबल। किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने में हमारी हेल्प करते हैं। अब हेल्प कैसे करेंगे, इसका भी एग्जांपल आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे मैंने लिखा, इसके एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, अच्छा, सिंपल वर्ड्स में इसको एक और तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। एक और डेफिनेशन इसकी हो सकती है। क्या डेफिनेशन हो सकती है, मैं आपको बताऊँ। इसको आप ये कह सकते हो, दैट टेल्स अबाउट डेटा, ठीक है। डेटा टाइप्स आर दोज एलिमेंट्स दैट टेल्स अबाउट डेटा, जो डेटा के बारे में बताते हैं। अब डेटा के बारे में क्या इंफॉर्मेशन देंगे कि हमने कोई वेरिएबल बनाया, ठीक है, इसका एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में डेटा टाइप हमारे, जैसे मैंने आपको बताया, इंटीजर। इंटीजर हमारा कीवर्ड भी है, लेकिन वो डेटा टाइप भी है, ठीक है। फिर आएगा यहाँ पे डबल, डबल के अलावा यहाँ आ जाएगा स्ट्रिंग, ठीक है, फ्लोट हो गया, उसके अलावा यहाँ पे डेसिमल यूज किया जाता है कई जगह, और डेट, टाइम, इस टाइप के डेटा टाइप भी यहाँ पे यूज होते हैं विजुअल बेसिक के अंदर, ठीक है। कहीं पे हमें ऐसी ज़रूरत पड़ सकती है, नॉर्मल प्रोग्राम में तो इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट कहीं पे ऐसे प्रोग्राम बनाने की ज़रूरत हमें पड़ सकती है, ठीक है, वहाँ पे इनका यूज होता है। तो इंटीजर क्या बताएगा, अच्छा, अब एक बार वेरिएबल डिक्लेरेशन में हम चले जाते हैं। वेरिएबल डिक्लेरेशन मैंने इसलिए छोड़ दिया था कि मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। वेरिएबल डिक्लेयर किया कैसे जाता है, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, अब आएगा वेरिएबल का नाम। सपोज मैंने एक वेरिएबल बनाया ए एज किस टाइप का, ठीक है, तो किस टाइप का वेरिएबल ये होगा, किस तरह की वैल्यू स्टोर करवाएगा, ये कैसे पता चलेगा, उसके डेटा टाइप से, जब आप किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप डिक्लेयर करोगे, ठीक है। तो हमने लिखा है यहाँ पे डिम ए एज इंटीजर। सपोज हम चाह रहे हैं कि हमारा एक वेरिएबल है ए, ये क्या करे, इंटीजर टाइप की वैल्यूज़ या न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को स्टोर कर पाए। इंटीजर में दोनों कवर हो जाते हैं हमारे, पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू, दोनों तरह की वैल्यू आ जाती हैं, इसीलिए यहाँ पे इंटीजर माना जाता है इसको, ठीक है। अगर खाली ये न्यूमेरिक होता तो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ ही स्टोर करता, जैसे नेगेटिव वैल्यूज़ को मतलब नहीं कर पाता, पॉजिटिव वैल्यू ही वो स्टोर करता है। इंटीजर क्या काम करता है, ये दोनों तरह की वैल्यू को स्टोर करवा सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की,
ठीक है। सेम ऐसे ही अगर मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं एक बार में, तो ए कॉमा बी एज, मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ये कैरेक्टर वैल्यूज को स्टोर करवाए, तो उसके लिए मैंने क्या ले लिया, इसको स्ट्रिंग ले लिया। तो ऐसे मैंने यहाँ पे वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। सपोज मैंने लिखा है यहाँ पे dim पाई एज इंटीजर, या इसको हम डबल ले सकते हैं क्योंकि पॉइंट वैल्यू कंटेन करता है, ठीक है। dim पाई एज डबल इक्वल्स टू 3.14। विजुअल बेसिक मैथ्स या VB.NET के अंदर जब भी हमें कोई भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करनी होती है, तो उसका ये तरीका होता है जो आप देख रहे होंगे। अभी मैंने जो यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट वाली लाइन, dim पाई एज डबल इक्वल्स टू 3.14, इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते हो dim पाई इक्वल्स टू 3.14 एज डबल। इसको अगर आप ऐसे लिखोगे, कई जगह क्या होता है कि ये बहुत जगह मतलब प्रॉब्लम करता है, नहीं ले पाता है, इस तरह की वेरिएबल डिक्लेरेशन को सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। कुछ वर्जन्स में हो सकता है कि सपोर्ट कर जाए, किसी में ये भी हो सकता है कि सपोर्ट ना करे। तो आपको ध्यान रखना होगा हमेशा जब भी आप वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो, ठीक है, तो वेरिएबल डिक्लेरेशन का फॉर्म आपका यही होना चाहिए, dim a एज इंटीजर, dim a कॉमा b एज इंटीजर। बाद में आप चाहो तो a और b की वैल्यू आप डिफाइन कर लो, ठीक है। या अगर आपको एट ए टाइम ही वेरिएबल वैल्यू आपको डिफाइन करनी है वहाँ पे वेरिएबल में, तो dim वेरिएबल का नेम एज डेटा टाइप और इक्वल्स टू उसकी वैल्यू। तो ऐसे आपको यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करने होते हैं। तो ये समझ में आया, वेरिएबल डिक्लेयर करने का तरीका समझ में आया सभी को? इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को, बताइए, इतना तो क्लियर होगा, ठीक है। ये क्लियर है सभी को? हाँ सर। ठीक है। अच्छा, आज और लोग कनेक्टेड नहीं है, काफ़ी कम लोग आए हैं, और लोगों से बोला नहीं था क्या? फिर ऐसे मिस सर हो ग्रुप जाएगा। में वो तो लिंक भेज दिया था, पता नहीं। हाँ, उनको आप एक बार ग्रुप में ये भी बता देना, क्लासेस अगर मिस हो जाएंगी फिर दिक्कत होगी। हो सकता है कि आज मैं आप लोगों को एक प्रैक्टिकल वाला पोर्शन में बता दूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों को वेरिएबल के बारे में बता दिया, कीवर्ड के बारे में बता दिया, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं ये बता दिया, डेटा टाइप क्या होते हैं ये आपको पता लग गया। अब मैं आप लोगों को एक प्रोग्राम यहाँ पे बता सकता हूँ, क्योंकि एक मोटा मोटा आप लोगों को आइडिया लग गया है कि जो हमारी टेक्निकल टर्म्स होते हैं ये अब आप लोगों को पता लग गए। तो इसके बाद अब मैं आप लोगों को यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम में बना के दिखा सकता हूँ, ठीक है। तो ये आपको टर्म्स क्लियर हुए कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं और डेटा टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। ये हमारे 4 बेसिक टर्म्स होते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, जो आपने पहले ही सीखने होते हैं। इसके अलावा और भी हमारे यहाँ टेक्निकल टर्म्स आएंगे, ठीक है, प्रोग्रामिंग टर्म्स आएंगे, वो आगे जाके आएंगे। अच्छा, डॉट नेट की अगर हम बात करें, इसके हमारे कुछ और कंपोनेंट भी होते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा CTS, CTS के बारे में बताया था सर ने, मेरे ख्याल से CTS तो बोला था ना सर आपने, CTS बोला था या CLS बोला था? चलिए CTS CLS बताया था सर। CLR 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 भी होता है, वो भी एक अलग कंपोनेंट है हमारा। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं, बताता हूँ फिर आपको। कुछ हमारे डॉट नेट के कंपोनेंट्स होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है, बेसिक कंपोनेंट होते हैं आप कह सकते हो। पहला इसमें आता है CTS, ठीक है। CTS को आप यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म कह सकते हो कॉमन टाइप सिस्टम, CTS हो गया हमारा कॉमन टाइप सिस्टम। इसी की तरह एक हमारा यहाँ पे आता है CLS, ठीक है, ये हो गया कॉमन लैंग्वेज सिस्टम, कॉमन लैंग्वेज सिस्टम, ठीक है। एक और आता है इसी की तरह जो आप लोगों को बताया था सर ने, ठीक है, वो आता है हमारा CLR, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम।
अच्छा, CLR के बारे में क्या सीखा आपने, बताओ जरा, फिर आगे डिस्कस करते हैं। CLR क्या होता है, क्या याद है आप लोगों को, क्या बताया, बताइए CLR के बारे में याद है कुछ आप लोगों को, क्या काम होता है CLR का? ये जो प्रोग्राम को होता है वो नेगेटिव कोड में कन्वर्ट करता है। नेगेटिव नहीं, नेटिव कोड। नेटिव नेटिव कोड होता है, नेटिव। नेटिव मतलब वही मशीन कोड के फॉर्म में आप कह सकते हैं एक तरह से, कि जिसको मशीन अंडरस्टैंड कर पाए। प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन जो मेन करवाता है वो CLR करवाता है, क्योंकि इसके पास एक कंपाइलर होता है, ठीक है, जिसे हम JIT कंपाइलर कहते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है जस्ट इन टाइम। ये होता क्या है, एक तरह का कंपाइलर होता है। कंपाइलर क्या काम करता है, जो भी हमारा सोर्स कोड है, जो भी हमने लिखा हुआ है यूजर ने, उस कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा, या नेटिव कोड में आप कह सकते हो कन्वर्ट करेगा, ठीक है, ये इसका काम होता है। तो तभी तो जो हमने लिखा हुआ है, जो यूजर ने लिखा हुआ है, उस चीज़ को मशीन समझ पाती है या अंडरस्टैंड कर पाती है कि हमने क्या लिखा हुआ है, या एक्चुअली में हम क्या करवाना चाह रहे हैं मशीन से काम, ठीक है। सेम ऐसे ही हमारा एक यहाँ पे CTS होता है। CTS क्या करता है, जितने भी हमारे डेटा टाइप होते हैं ये हमें प्रोवाइड करवाता है प्रोग्रामिंग के लिए, क्योंकि प्रोग्रामिंग के लिए ये सारे डेटा टाइप्स हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, इनके बिना हम काम नहीं कर सकते हैं। तो इन बेसिक डेटा टाइप्स या वैल्यू टाइप्स को, या सिंपल आप ही कह सकते हो, जितने भी हमारे डेटा टाइप्स होते हैं यहाँ पे CTS के अंदर वो डिफाइन होते हैं, ठीक है, CTS ही उनसे काम करवाता है। सिंपल फॉर्म में आप ही कह सकते हैं कि अगर CTS नहीं होगा हमारा तो डेटा टाइप भी काम नहीं कर पाएंगे, डेटा टाइप को उनका काम पता नहीं होगा कि उन्हें क्या काम करना चाहिए, ठीक है। तो वेरिएबल्स जितने भी हमारे डेटा टाइप्स होते हैं ये सब डिफाइन होते हैं CTS के अंदर, कॉमन टाइप सिस्टम। एक होता है हमारा CLS, कॉमन लैंग्वेज सिस्टम, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या आते हैं, इसके अंदर आते हैं हमारी कीवर्ड्स, जो मैंने आप लोगों को कीवर्ड्स बताए थे, कीवर्ड्स हो गए, ठीक है। कैरेक्टर्स आते हैं इसके अंदर, कैरेक्टर्स के अलावा सिग्नेचर्स आप कह सकते हो। अच्छा, अभी सिग्नेचर्स की बात आ रही है, ये साइन वाला सिग्नेचर नहीं है कि जो हम साइन कर देते हैं वाला सिग्नेचर नहीं है, यहाँ पे सिग्नेचर की बात आ रही है। इसका मीनिंग ये हुआ सिग्नेचर कि किसी भी फंक्शन का, ठीक है, कोई भी फंक्शन हम यूज कर रहे हैं, फंक्शन का रिटर्न टाइप एंड पैरामीटर टाइप, ठीक है, यही क्या कहलाता है, सिग्नेचर कहलाता है, कि कोई भी फंक्शन किस तरह की वैल्यू रिटर्न करेगा या किस तरह की वैल्यू उसके अंदर पास हो रही है, तो ये हमें उस फंक्शन के सिग्नेचर से पता लगता है, या उस फंक्शन का एक सिग्नेचर होता है, सिंपली आप ये कह सकते हो, उसकी पहचान या उसकी आइडेंटिटी, ठीक है। कैरेक्टर्स, कोई भी कैरेक्टर वैल्यू हो सकती है, कोई भी वर्ड हो सकता है, ठीक है, किसी भी तरह के कैरेक्टर्स हमारे वहाँ पे आ सकते हैं। और कीवर्ड्स जो अभी आप लोगों को बताया मैंने कि कई तरह के हमारे कीवर्ड्स होते हैं, तो ये सब चीज़ें भी हमारी किसके अंदर डिफाइन होती हैं, CLS के अंदर डिफाइन होती हैं। CLS के अंदर ही, इसको आप ऐसा कह सकते हो, CLS के अंदर ही हमारा CTS भी होता है, ठीक है। जितनी चीज़ें हमारी CTS के लिए अप्लाई होंगी उतनी ही सारे ऑप्शंस हमारे CLS के लिए भी अप्लाई होंगे। नेक्स्ट है CLR वही जैसे बताया आपको कि एक तरह का हमारा क्या है यहाँ पे, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, ये एक तरह का कंपाइलर हमें प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू हमारी जो कोडिंग है, हमारा जो लिखा हुआ कोड है, ये हमारा मशीन कोड में कन्वर्ट हो पाता है, ठीक है। तो पहले ये क्या काम करता है, ये एक काम और करता है, CLS का काम आप कह सकते हो, ठीक है। CLR से पहले हमारा CLS काम करता है, और CLS क्या काम करता है, किसी भी कोड टू, इसको हम कहते हैं IL कोड, ठीक है, इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड बोला जाता है,
इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड। तो CLS का एक और मेन काम होता है, ये क्या काम करता है कि जो हमारा मशीन कोड लिखा गया है इसको सबसे पहले वो क्या करेगा, इंटरमीडिएट लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। उसकी जो नेक्स्ट या उसकी जो आप कह सकते हो बाद में जो स्टेप होती है, ठीक है, या उसके बाद जो कोड आता है उस कोड में वो कन्वर्ट करता है। डायरेक्टली हमारा मशीन कोड में कन्वर्ट नहीं होता है यहाँ पे। वैसे तो मैंने कह दिया आपसे कि हमारा यहाँ पे जो CLR क्या काम करता है, जो कोड होता है हमारा यूजर के थ्रू लिखा हुआ जो कोड होता है उसको किस में कन्वर्ट करता है, मशीन कोड में। लेकिन बीच में एक और कोड हमारे यहाँ पे जनरेट होता है जिसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट लैंग्वेज, ठीक है, कि एक इंटरमीडिएट एक मीडिएटरी लैंग्वेज होती है जिसको दोनों फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। दोनों फॉर्म का मतलब ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में या मशीन रीडेबल फॉर्म में, दोनों कोड में या मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है, कि जो हमारा आउटपुट जनरेट होगा, मशीन जो आउटपुट जनरेट करेगी वो पहले इंटरमीडिएट लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा, तब जाके आगे फिर वो यूजर रीडेबल फॉर्म में या ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और ये सब प्रोसेस एक्चुअल में कौन करवाता है, हमारा जो कंपाइलर होता है, जस्ट इन टाइम कंपाइलर, ये कंपाइलर हमारी सारी प्रोसेस को करवाता है, ठीक है। तो ये सब आपस में मिलके काम करते हैं, ये अलग अलग काम नहीं करते हैं, इन सब का काम एक साथ ही होता है। इनको कंबाइन करके हमें देखना होगा कि ये कंबाइनली सारे वर्क करते हैं, ठीक है। तो इतना थोड़ा सा आइडिया लगा आप लोगों को CTS, CLS और CLR के बारे में। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे .NET के हमारे कौन कौन से वर्जन्स होते हैं, ठीक है। अभी तक हमने .NET के कौन कौन से वर्जन देखे हैं या कौन कौन से अभी तक मार्केट में आए हैं, ये मैं आप लोगों को बता दूँ। तो सबसे पहला वर्जन इसमें आया था हमारा 1.0, एक आया था 1.1 SP1 सर्विस पैक 1, ठीक है। फिर आया था 2.0 SP1 सर्विस पैक 1, फिर आया था 3.0 SP1 सर्विस पैक 1, फिर आया था 3.5, ठीक है, जो मैंने आप लोगों से बोला भी था कि अगर हम कोई भी विजुअल स्टूडियो का सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं या अगर हम थोड़ा अच्छे प्लेटफॉर्म का या ID टाइप हम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो वहाँ एक हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट रिक्वायर्ड होता है, कौन सा, .NET फ्रेमवर्क 3.5, ठीक है। इसकी वजह से ही हम सारे सॉफ्टवेयर्स को या उससे रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस होते हैं उनको हम एग्जीक्यूट कर पाते हैं। ये नहीं होगा तो हमारा सॉफ्टवेयर वर्क ही नहीं करेगा, ओपन ही नहीं हो पाएगा। उससे एडवांस अगर आप करना चाह रहे हो कर सकते हो, 4.0 हो गया, 4.5 हो गया, ठीक है, 4.6 हो गया और 4.7 भी आने वाला था हमारा, मेरे ख्याल से आ गया होगा। तो यहाँ तक अभी हमारे .NET के वर्जन्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, ठीक है। तो ये .NET वर्जन्स हैं अभी तक जो हमारे आ चुके हैं। तो हर किसी वर्जन में कोई ना कोई अपडेशंस होते हैं, कोई ना कोई चेंजेस होते हैं, इसी की वजह से नया वर्जन एक बनाया जाता है, ठीक है। तो हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि इसमें क्या डिफरेंस है, इतना डीपली हमें जाने की ज़रूरत भी नहीं है, इतना डीपली कहीं पूछा भी नहीं जाता है, ठीक है। मेन काम है इसमें हमारा प्रोग्राम बनाना, कोडिंग करना, प्रोग्रामिंग करना, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और आती है इसके अंदर, जो .NET का हमारा ID होता है, ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया था कि .NET जो हमारा चलता है, .NEट रन्स विद किसमें चलता है, विजुअल स्टूडियो के अंदर, ठीक है। तो .NEट का जो हमारा यहाँ पे सॉफ्टवेयर है ये किस में काम करता है, विजुअल स्टूडियो के अंदर। तो मैंने आपसे बोला भी था विजुअल स्टूडियो का इंटरफेस मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है, मैंने इंस्टॉल कर दिया था। तो स्टार्ट में जाके आपको दिखाता हूँ मैं, ऑल एप्स में जब भी विजुअल स्टूडियो को हम यहाँ इंस्टॉल करेंगे तो ये आपको मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट के नाम से, माइक्रोसॉफ्ट ने ही इसको बनाया हुआ है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो, अब अलग अलग वर्जन हैं यहाँ पे। जिस वर्जन के बारे में आप लोगों को मैं बताऊंगा उसका नाम है 2005, ठीक है। इसमें सारी प्रोसेस हमारी इजीली वर्क कर जाती है, रन कर जाती है और ऑप्शन भी इसमें थोड़ा ज़्यादा है सीखने को, ठीक है। जो नए वाले हमारे अभी वर्जन आ रहे हैं उसमें उन्होंने क्या किया है, पुराने ऑप्शंस
सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, शेप्स वाले ऑप्शन मिल जाएंगे इसमें हमें, उसके अलावा और भी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। ठीक है, तो इसको हम ओपन करते हैं। क्या नाम है? माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 2005। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे ये हमारा ओपन हो गया। इसका ऐसा इंटरफेस आपको सामने से दिखाई देगा। ठीक है, दिख रहा होगा सभी को सामने इसका इंटरफेस दिख रहा, किस तरह से हाँ ये सर, आता देख है। रहे। हाँ, किस तरह से ये आता है या कैसा इसका इंटरफेस है। और इसी में आपको कई सारे ऑप्शंस भी दिखाई देंगे, जिसमें पहला ऑप्शन यहाँ पहला ऑप्शन हमें यहाँ पे मिलता है फाइल का। ठीक है, फाइल के अंदर जब भी हम यहाँ न्यू में क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ ऑप्शन दिखेगा प्रोजेक्ट का। न्यू, प्रोजेक्ट हो गया, वेबसाइट हो गई, फाइल हो गई। ठीक है, तो हम यहाँ पे दो चीज़ें बनाते हैं, एक तो प्रोजेक्ट बनाते हैं, एक हम यहाँ पे वेबसाइट बनाते हैं। तो वेबसाइट वाला कंसेप्ट तो हमारा यहाँ नहीं है, मैंने आपको बताया था ASP.NET के अंदर आता है, उसका एक ओवरव्यू है। और फिर एक्स्ट्रा टाइम अगर रहेगा मे बी तो फिर तब हम देखेंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम है भी नहीं हमें। इसमें दो चीज़ें पढ़नी है वैसे भी, विजुअल स्टूडियो, विजुअल बेसिक हो गया और C# हो गया, दो चीज़ें पढ़नी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और हम क्लिक करेंगे प्रोजेक्ट में। ठीक है, ऑप्शंस आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं या छोटा दिख रहा है? ऑप्शन साफ दिख रहे हैं आप लोगों को, नहीं दिख रहे हैं? एक बार मैं मैग्नीफाई करके दिखा देता हूँ। अच्छा, आप देखिए, जैसे मैंने आपको दिखाया ये तो पूरा इसका इंटरफेस हो गया हमारा। ठीक है, ऊपर हमारा टाइटल बार हो गया, ये हमारा मेन्यू बार है, ये टूल बार हो गया, टूल बार हो गया, टूल बॉक्स हमारा यहाँ साइड में आता है। जब भी हम काम करेंगे, जब भी वर्किंग करेंगे, किसी प्रोजेक्ट में हम वर्क कर रहे होंगे, तब जाके ये टूल बॉक्स हमारा एक्टिव हो पाएगा, अभी एक्टिव नहीं है। ठीक है, नीचे अभी आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, ओपन करना है प्रोजेक्ट या वेबसाइट, या फिर क्रिएट करना है प्रोजेक्ट या वेबसाइट। ठीक है, सेम यही ऑप्शन फाइल के अंदर आपको दिख जाएगा। फाइल में आप क्लिक करेंगे, न्यू का ऑप्शन आ जाएगा, न्यू में जाके प्रोजेक्ट हो गया या वेबसाइट होगी। तो क्या सेलेक्ट करना होता है हमने? प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना होता है। प्रोजेक्ट में क्लिक करते ही आपसे यहाँ पे कई सारे ऑप्शन पूछेगा। ठीक है, पूरी स्क्रीन हमें यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है। न्यू प्रोजेक्ट विंडो आपके सामने ओपन हो गया, यहाँ पे नया डायलॉग बॉक्स। इसमें आपको मिलेगा विजुअल बेसिक, आपने विजुअल बेसिक को ही सेलेक्ट करना है। ठीक है, विजुअल C# भी मिलेगा, विजुअल J# भी मिलेगा, विजुअल C++ भी मिलेगा, और अदर प्रोजेक्ट टाइप भी मिलेंगे। विजुअल C# जो है ये हम बाद में करेंगे, अभी नहीं करेंगे, इसके बाद करेंगे। पहले हम करेंगे विजुअल बेसिक। ठीक है, विजुअल बेसिक के अंदर आपको क्या सेलेक्ट करना होता है? विंडोज़, और विंडोज़ में हम क्या बना रहे हैं? विंडोज़ एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो हमें क्या सेलेक्ट करना होता है? विंडोज़ एप्लीकेशन। ठीक है, दूसरा, विंडो एप्लीकेशन जो आप बना रहे हो उसका क्या नाम रहेगा, वो नाम आप यहाँ पे दे सकते हो। सपोज आपने लिखा माई ऐप या माई फर्स्ट ऐप, जो भी आप लिखना चाहो। अच्छा, इसकी लोकेशन कहाँ रहेगी, ये भी अगर आप देना चाह रहे हैं दे सकते हैं। लोकेशन यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट क्या है इसकी? डेस्कटॉप है। ठीक है, तो सपोज मैं चाह रहा हूँ कि ये डेस्कटॉप में सेव ना रहे, कहीं और सेव रहे, तो डेस्कटॉप से इसको हटा देता हूँ मैं। माई कंप्यूटर में जाके इसको हम कर लेते हैं डी ड्राइव के अंदर। ठीक है, डी ड्राइव को ओपन किया, चेक कर लेते हैं यहाँ पे हमारे बने हुए होंगे। ठीक है, विजुअल बेसिक फाइल का ऑप्शन दिखा रहा है अनसेव्ड में, तो एक हम यहाँ पे फोल्डर बना लेते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा vb.net फाइल, vb.net फाइल। तो अपना एक फोल्डर बना के रखिएगा आप। ठीक है, उसमें क्या होगा कि जितनी भी फाइल्स आपकी रहेंगी वहीं आके सेव होंगी, अलग अलग जगह आपको फाइल सेव करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ओपन कर दीजिए इसको आप। ओपन करने के बाद अब हमारी लोकेशन यहाँ पे क्या होगी? चेंज होगी। ठीक है, दूसरा, यहाँ पे एक ऑप्शन दिखा रहा है क्रिएट डायरेक्टरी फॉर सॉल्यूशन, तो डायरेक्टरी बनाने का ऑप्शन भी आप इसको सेलेक्ट करके रखिएगा। आपने बाकी कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। ठीक है, बस आपने यहाँ पे विंडोज़ में
विजुअल बेसिक में गए आप, विंडोज सेलेक्ट किया, उसमें विंडोज एप्लीकेशन, कंसोल एप्लीकेशन भी हम बनाना सीखेंगे इसमें, ठीक है, लेकिन विजुअल बेसिक में नहीं, वो सीखेंगे हम विजुअल सी शार्प के अंदर आता है। उसके अलावा नेम हो गया फाइल का, ठीक है, लोकेशन हो गया, सॉल्यूशन नेम ऑटोमेटिक वो खुद ही ले लेगा, वहाँ पे चेंज करना चाहो तो चेंज भी आप कर सकते हो, ठीक है, कुछ और नाम आप रख सकते हो जो आप दिखाना चाह रहे हो उसके टाइटल बार में, और ओके फिर आप कर दीजिए। ओके करने के बाद हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। थोड़ा मैं मिनिमाइज करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है, तब आपको पूरा ही दिखाई देगा। तो अभी थोड़ा प्रोसेस कर रहा है, प्रोसेस करने में टाइम लगाता है थोड़ा, क्योंकि बहुत हैवी सॉफ्टवेयर है ना, ठीक है। अब आप देख होंगे हमारे सामने एक यहाँ पे फॉर्म खुल के आ गया, ऊपर से लिखा हुआ भी दिख रहा होगा आपको फॉर्म 1। अगर उतना क्लियर नहीं दिख रहा तो मैं मैग्नीफाई कर लेता हूँ। ठीक है, तो आप देख लोगे ये हमारा यहाँ पे दिखा रहा है, ये क्या है हमारा फॉर्म 1। तो फॉर्म जो है विजुअल बेसिक की सबसे बेसिक यूनिट या बेसिक कंपोनेंट माना जाता है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट या बेसिक यूनिट इसको माना जाता है। अगर फॉर्म ही नहीं होगा तो हम डिज़ाइन कहाँ करेंगे, ठीक है, क्योंकि विजुअल बेसिक में दो तरह की कोडिंग की जाती है। सबसे पहले हमें फॉर्म का लेआउट या फॉर्म का डिज़ाइन, उसका एपीआई बनाना होता है, ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, कि एप्लीकेशन का इंटरफेस क्या होगा, पहले हमें उसका इंटरफेस डिज़ाइन करना होता है, एक तरह से फ्रंट एंड कह सकते हो, तब जाके उसके अंदर वर्किंग कैसे होगी, ठीक है, कैसे काम करेगा, ये चीज़ें हमें उसके बैकएंड में लगानी होती है या उसके कोडिंग वाले पार्ट में देना होता है। टूल बॉक्स में आप देख रहे होंगे जितने भी कंपोनेंट्स हैं सारे दिखा दिए उसने। कॉमन कंट्रोल में आप देख होंगे बटन हो गया, चेक बॉक्स हो गया, कॉम्बो बॉक्स हो गया, ठीक है, डेट टाइम पिकर हो गया, लेबल हो गया, लिस्ट बॉक्स हो गया, ये सब आपने देखे होंगे, हमने वहाँ पे भी यूज करे थे। कहाँ यूज करे थे हमने, ये हमने किए थे HTML के अंदर, ठीक है। वहाँ पे जब हमने फॉर्म बनाना सीखा था तो उसमें बटन का भी यूज कर रहे थे, ठीक है, और दूसरा रेडियो बटन हो गया, टेक्स्ट बॉक्स हो गया, पिक्चर बॉक्स हो गया, ये सारे ऑप्शन हम यूज करेंगे यहाँ पे। कई सारे ऑप्शन हैं इसके अंदर, ठीक है, और साइड में आपको एक ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा सॉल्यूशन एक्सप्लोरर का। कभी ऐसा होता है कि ये वाला ऑप्शन आपको नहीं दिखाई दे रहा है, ये विंडो आपको नहीं दिखाई दे रही है, तो कहाँ दिखाई देगी, व्यू में जाके सॉल्यूशन एक्सप्लोरर आपने इसको ओपन कर लेना होगा। इसी में आपको पता चल पाएगा कि आपने कितने फॉर्म यहाँ पे लिए हैं, कितने प्रोजेक्ट आपके यहाँ पे चल रहे हैं एक साथ, कितने फॉर्म उसके अंदर ऐड हैं, ये आपको पता चलेगा। इसके नीचे आती है प्रॉपर्टी विंडो, ठीक है, कि कभी होता है कि कोई ऑब्जेक्ट से रिलेटेड या किसी टूल से रिलेटेड कोई प्रॉपर्टी आपने चेंज करनी होती है, तो चेंज करने के लिए आपको यहाँ प्रॉपर्टी विंडो मिल जाती है, ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये हमारे कुछ कॉमन ऑप्शंस होते हैं। अब एक छोटा सा प्रोग्राम मैं इसमें आपको बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है, जिसमें हम क्या करेंगे, एक बटन का यूज़ करेंगे। तो बटन को सेलेक्ट किया मैंने और यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है, तो आपको इस तरह से दिखाई देगा ड्रॉ करने के बाद। और मेन हमारी कोडिंग है, कोडिंग कैसे होगी हमारी, बटन के अंदर या बटन के ऊपर डबल क्लिक करके, ठीक है। अच्छा, बटन से रिलेटेड यहाँ कौन कौन सी प्रॉपर्टी हो सकती हैं वो भी हम देख लेते हैं। बटन का जो फूड कलर है, ठीक है, और बटन का बैकग्राउंड कलर भी आप दे सकते हो, बैकग्राउंड कलर का ऑप्शन भी यहाँ पे मिलता है। तो देखते हैं ऑप्शन, ये हो गया बैक कलर, ठीक है, कौन सा कलर अप्लाई करना है वो भी हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। बैक कलर क्लिक किया हमने, क्लिक करने के बाद जो ऑप्शन आपको रिक्वायर्ड है आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। वेब में आपको काफ़ी सारे कलर मिल जाएंगे, काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, ठीक है, यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, ये तो हमारा बैकग्राउंड बन गया, बैकग्राउंड हमारा होगा ट्रांसपेरेंट। ये बैकग्राउंड इमेज के लिए ऑप्शन रहता है कि हम इमेज यहाँ पे अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो अभी हम फिलहाल कलर की बात कर रहे थे, सेलेक्ट करते हट गया, ठीक है। इनमें से जो भी कलर हमें चाहिए हमने यहाँ पे क्लिक किया और वो कलर हमारा बटन में अप्लाई हो जाएगा।
बटन में कोई जो लिखा हुआ टेक्स्ट है उसका कलर आपने चेंज करना है, फॉन्ट साइज बढ़ाना है। आपने देखा होगा सेम यही प्रॉपर्टी हम ऐसे ही CSS में अप्लाई करते थे और HTML के अंदर भी अप्लाई करते थे। अब ऐसे ही हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी को अप्लाई करना है तो कहाँ जाना होगा, प्रॉपर्टी विंडो में जाके अप्लाई करना होगा। ठीक है, फॉन्ट के ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे फॉन्ट का जो स्टाइल है ये आपको मिल जाएगा, फॉन्ट का कलर मिल जाएगा। सपोज मैंने दिया कि कलर उसका रहेगा वाइट, ठीक है, और फॉन्ट का साइज बढ़ाना है तो मैंने ऊपर वाले में जाना होगा, क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये बॉक्स खुल के आएगा। ठीक है, फॉन्ट का साइज आप बढ़ाना चाह रहे हैं आप बढ़ा सकते हैं, जितना ही बड़ा आप रखना चाह रहे हैं। सेलेक्ट किया आपने, ओके किया, तो आप देखेंगे फॉन्ट का साइज हमारा बढ़ गया। अच्छा, फॉन्ट में जो सॉरी जो बटन में लिखा हुआ है उसका जो लेबल है, मतलब जो लिखा हुआ है टेक्स्ट हमारा, वो आप चेंज करना चाहते हैं। अभी क्या दिखा रहा है, बटन 1 लिखा हुआ दिखा रहा है। ठीक है, ये आप चेंज करना चाह रहे हो तो कहाँ चेंज होगा, ये आपको बेसिक तो मेरे ख्याल से बेसिक कौन सा वाला कह रहा है, बेसिक तो चल ही नहीं रहा। ऑफिस का एक्सेल इंस्टॉल नहीं होगा, एक्सेल भी नहीं पता। अच्छा, यहाँ पे टेक्स्ट हमने चेंज करना है तो इसमें एक ऑप्शन आता है हमारे पास टेक्स्ट का। नीचे जब प्रॉपर्टी में स्क्रॉल करेंगे, ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा आपको टेक्स्ट का। एक्सेल वाली दे दीजिए, ऑफिस वाली MS ऑफिस। टेक्स्ट में हमने यहाँ पे लिख दिया क्लिक हियर, ठीक है। अच्छा, ये तो हमने कोडिंग कर दी। अब मैं थोड़ा आपको इसको मिनिमाइज करके दिखाता हूँ क्योंकि मैक्सिमाइज करने से आपको समझ नहीं आएगा उतना कैसे ही काम करता है। अच्छा, ये हमारा फॉर्म आ गया। चाहो तो आप फॉर्म का कलर भी चेंज कर सकते हो, फॉर्म का बैकग्राउंड कलर भी आप चेंज कर सकते हो, इमेज लगा सकते हो आप। ठीक है, काफ़ी सारे ऑप्शन हैं क्योंकि थोड़े बहुत ऑप्शन ऐसे भी होते हैं कि आपको खुद से भी ट्राई करने होते हैं। मैंने ऑप्शन आपको बता दिए, नॉर्मल वही ऑप्शन यूज होते हैं हमारे। ठीक है, फॉन्ट कलर हो गया, टेक्स्ट कलर हो गया, बैकग्राउंड इमेज हो गया, बैकग्राउंड कलर हो गया। ठीक है, ये आ गया। ये हमने फॉर्म का एक डिज़ाइन बना दिया। अब फॉर्म का डिज़ाइन बनाने के बाद आप ये सोचोगे कि अगर हम यहाँ क्लिक करेंगे तो कुछ हो जाएगा, क्लिक करने से नहीं हो रहा। और दूसरा, जब तक हम प्रोग्राम को रन नहीं करेंगे तब तक वो काम करेगा भी नहीं। ठीक है। अच्छा, हमने क्या बटन के अंदर कोई कोडिंग करी है? अभी नहीं करी है। वो कैसे होती है ये भी आपको बताऊंगा। रन करने का तरीका देख लीजिए। रन करने के लिए आपके पास एक यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा आपको। कौन सा ऑप्शन? ये वाला, ये बटन दिख जाएगा। ठीक है, जब आप इसको क्लिक करेंगे ये हमारा एक रन बटन होता है या प्ले बटन आप कह सकते हो। ठीक है, नहीं तो बिल्ड में जाके और डिबग के अंदर भी आप जाके कर सकते हो, स्टार्ट डिबगिंग, यहाँ से भी हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मली शॉर्टकट की इसकी क्या रहती है? F5 रहती है। शॉर्टकट की का भी यूज कर सकते हो, तो हम शॉर्टकट की यूज करके यहाँ पे इसको रन करते हैं। ठीक है, F5 मैंने प्रेस किया और प्रोग्राम हमारा रन हो जाएगा। थोड़ा टाइम लेता है क्योंकि प्रोसेस करने में या प्रोग्राम को बिल्ड करने में टाइम लगाता है। ये हमारा प्रोग्राम यहाँ पे रन हो गया। जब भी कोई हमारी एप्लीकेशन या जो हमने सॉफ्टवेयर बनाया है जो रन होगा तो इसी फॉर्म में रन होगा, ये छोटी विंडो की फॉर्म में। जितनी बड़ी विंडो हम उसके वहाँ पे रखेंगे या बनाएंगे उतना ही वहाँ पे वो दिखेगा हर किसी को। ठीक है, वो फिर बात की बात है कि उसकी सेटिंग वगैरह चेंज करना कि जब यूज़र उसको ओपन करे तो ऑटोमेटिक फुल स्क्रीन में ओपन हो और क्लिक करने पे छोटी स्क्रीन हो जाए, तो ये सब सेटिंग वो बाद में बताई जाएंगी आप लोगों को। ये सब हमारी कोडिंग के थ्रू ही होता है। ठीक है, कोडिंग के थ्रू भी हम कर सकते हैं। अब जब मैंने इसको रन किया और क्लिक में क्लिक किया, ठीक है, तो कुछ हो नहीं रहा है यहाँ पे। जबकि क्लिक करने पे मैंने आपसे बोला था एक यहाँ पे मैसेज हमें डिस्प्ले हो जाना चाहिए, क्योंकि मैसेज तो हमने कुछ लिखा नहीं कि क्लिक करने पे क्या होगा। तो ये कैसे हो पाएगा कोडिंग के थ्रू, ये मैं आपको बताता हूँ।
अच्छा, जब भी हमें विजुअल स्टूडियो में कोडिंग करनी होती है तो कहाँ जाना होगा, बटन के ऊपर डबल क्लिक करना होगा। ठीक है, तो आपके सामने एक कोडिंग विंडो ओपन हो जाएगी। अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारा सर जो, इसमें हाँ हाँ बताओ। कुछ नहीं सर, कुछ नहीं हो गया। अब जैसे मैंने आपको बताया था, ये कोडिंग विंडो हमारी ओपन होगी। ये हमारा फॉर्म का डिज़ाइन है जिसमें हमने डिज़ाइन बनाया था। ये कोडिंग विंडो है फॉर्म 1। ठीक है। अच्छा, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एक तरह का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है। ठीक है, उसके फीचर से फॉलो करता है, तो क्लास वगैरह ये सब चीज़ें आप देखेंगे पहले से इसमें क्लास बन के आ गई। पब्लिक क्लास, क्लास का नाम और एंड क्लास। ठीक है। प्राइवेट सब, अच्छा ये जो प्राइवेट सब लिखा हुआ आ रहा है, ये क्या है, हमारा एक तरह का सब प्रोसीजर या सब मॉड्यूल कहते हैं इसे हम। इसी के अंदर हमारी सारी कोडिंग की जाती है। ठीक है, और नीचे एंड सब। विजुअल बेसिक में या वीबी डॉट नेट के अंदर कोई भी चीज़ अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो उसे एंड करना भी ज़रूरी होता है, इसीलिए यहाँ पे दोनों जगह एंड लिखा हुआ है। हमने क्लास को स्टार्ट किया, क्लास को एंड किया। ठीक है, हमने सब प्रोसीजर को या सब मॉड्यूल को हमने यहाँ पे स्टार्ट किया, नीचे एंड कर दिया। एक सिंपल सा कोड हमें यहाँ पे लिखना होता है। यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ MSG बॉक्स। MSG बॉक्स का काम क्या है, मैसेज बॉक्स हमें दिखाएगा या मैसेज को डिस्प्ले करने के लिए इसका यूज किया जाता है। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा हेलो वेलकम टू VB.net। ठीक है, इस टाइप से। और इसका ध्यान रखना कि आपके प्रोग्राम में, कोड में कोई भी चीज़ मिसिंग ना हो, एरर ना आए। अगर एरर दिखा रहा है, नीचे से लाइन आ रही है, अंडरलाइन आ रही है, एरर आ रही है, तो इसका मीनिंग ये है कि कोई चीज़ मिसिंग है। ठीक है, बस हमने इतना सा कोड यहाँ पे लिखा। कोड लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको रन कर देंगे। ठीक है, ये बटन से या F5 से बोला था। रन करने के बाद आपके सामने वो फॉर्म खुल जाएगा। ठीक है, फॉर्म आ गया। और जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो मैसेज दिखाता है इस टाइप से। ठीक है, यही मैसेज हमने दिया था, तो यही हमारा मैसेज बॉक्स के फॉर्म में हमें डिस्प्ले हो गया। कई जगह आपने देखा होगा इस तरह के मैसेज बॉक्स आते हैं, प्ले आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू करके इस टाइप के मैसेज बॉक्स आते हैं, हमारे अलग अलग फॉर्म में होते हैं। तो ये तो फिर धीरे धीरे आप लोगों को बताया जाएगा कि मैसेज बॉक्स हमारे कितने, कैसे ऐसे बनते हैं या कितने कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से टाइप हैं। ठीक है, बस इसको रन करने के बाद फिर आपने क्या करना होगा, क्लोज कर देना होगा इसको और वापस आप कोडिंग में चले जाओ। ठीक है, कोडिंग जब आप करते हो तो आपने जो भी यहाँ पहले से लिखा हुआ आ रहा है, इसको आपने हटाना नहीं है बिल्कुल। अगर आप हटा दोगे तो फिर दिक्कत आएगी। ठीक है, अगर इनकेस मैं इसको पूरा हटा देता, फिर मैं केवल इतना ही लिखता, तो मेरा कोड कभी रन नहीं कर पाएगा। बिना क्लास के, बिना सब मॉड्यूल के हमारा यहाँ पे कोड रन नहीं करेगा। इसका ध्यान रखना। तो आप लोगों को थोड़ा आइडिया लगा, थोड़ा समझ में आया कि कैसे आपने यहाँ पे काम करना है, किस तरह से कोडिंग की जाती है, कैसे फॉर्म का डिज़ाइन या लेआउट बनाया जाता है। सबसे पहले जब भी आप प्रोजेक्ट को ओपन करोगे, आपके सामने ब्लैंक फॉर्म आएगा। उसमें आपने फॉर्म का डिज़ाइन बनाना होगा, कैसे, टूल बॉक्स का यूज़ करके, कॉमन कंट्रोल का। ठीक है, और बटन में कोडिंग करनी होगी या जो भी आपने कोडिंग करनी होगी वो कहाँ करनी होगी, बटन में डबल क्लिक करके कोडिंग विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। ठीक है, और जो भी आपने लिखना है, जो भी आपने टाइप करना है, वो सब यहाँ आप टाइप कर देंगे। और लास्ट में फाइनली आप इसको सेव कर लीजिए। फाइल में जाके सेव ऑल, सेव ऑल करना होता है। होने को हमारे पास यहाँ पे कंट्रोल एस का ऑप्शन भी है, लेकिन कंट्रोल एस क्या करेगा, केवल फॉर्म को ही सेव करेगा। फॉर्म में जो भी कोडिंग लिखी है, जो भी हमने काम किया है, उसको सेव नहीं करेगा। इसीलिए विजुअल बेसिक के प्रोजेक्ट को या VB.net के अंदर जो प्रोजेक्ट है हमारे, उनको सेव करने के लिए सेव ऑल करना जरूरी होता है। सेव ऑल में क्लिक कर दीजिए, आप इसको हम हटा भी सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई सभी के? कहीं पे डाउट है किसी को तो बताइए। कोई डाउट तो नहीं किसी को? अब आप लोगों के पास अगर ये एप्लीकेशन होती तो फिर आप लोग ट्राई करके देख सकते थे। आप में से किसी के पास है ये वाली एप्लीकेशन? नहीं तो क्या होगा, फिर आप लोग एक काम कर सकते हो, पेन ड्राइव अपनी आप यहाँ दे जाना, डाउनलोड करके फिर आपको दे दिया जाएगा। मतलब ये कॉपी करके आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, 2005 में ही आप लोग ने सीखना होगा, यही हमारे लिए सीखने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन माना जाता है, इसीलिए।
अच्छा, तो इतना क्लियर हुआ सभी को? हाँ सर। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए तो फिर इतना ही करेंगे। इसको आप इसकी वीडियो अगर पॉसिबल हो पाएगी तो मैं अपलोड कर दूंगा। फ़िलहाल जितने भी टेक्निकल टर्म्स और जो भी ऑप्शंस वगैरह मैंने आप लोगों को बताए हैं उनको आप यहाँ पे ट्राई करके देखना, ठीक है। इसके अलावा हमारी और भी कोडिंग वगैरह यहाँ पे रहेगी, काफ़ी सारी चीज़ें हैं अभी तो इसके अंदर सीखने के लिए और काफ़ी अच्छा भी आप लोगों को लगेगा इसमें सीखना, काम करना। एक तरह से खुद की अलग अलग तरह की एप्लीकेशंस आप बना सकते हैं यहाँ पे, कई तरह की, ठीक है। नए नए आइडियाज़ आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे इसमें, काफ़ी अच्छे ऑप्शंस हैं इसके अंदर। ठीक है, टेक्स्ट का साइज़, फ़ॉन्ट का साइज़ हम ऐसे बड़ा कर सकते हैं, वही सेटिंग के अंदर ऑप्शन रहता है यहाँ पे ही। टूल के अंदर जब आप ऑप्शंस में जाएंगे तो सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे यहाँ। अब ज़्यादा इनकी सेटिंग जो है वो छेड़नी भी नहीं होती है ना, ये भी दिक्कत आती है क्योंकि ऑप्शन बहुत सारे हैं यहाँ पे। एक मेन सेटिंग मैंने जो आपको यहाँ पे बताई है फ़ॉन्ट और कलर वाली, ठीक है। यही आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। कलर आप चेंज करना चाहो, बैकग्राउंड कलर कैसा होगा, टेक्स्ट कलर कैसा होगा, ये भी आप चेंज कर सकते हो। बिल्कुल अलग तरह से आपका यहाँ पे टेक्स्ट दिखाई देगा। सपोज मैं चाह रहा हूँ कि बैकग्राउंड कलर मेरा यहाँ पे फोरग्राउंड कलर है ना, फोरग्राउंड कलर मरून करना चाह रहा हूँ, बैकग्राउंड कलर को मैं यहाँ पे रख देता हूँ सिल्वर। इस टाइप से कोडिंग दिखेगी मुझे, वही है जैसे भी मैंने करना है उसके हिसाब से ना, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे काम करना होगा, ठीक है, आप लोगों को। चलिए तो मैं आपको, अच्छा किसी ने और कुछ पूछना है, कोई डाउट तो नहीं है? इसके लिए ये विजुअल स्टूडियो जरूरी है क्या? हाँ, इसके लिए विजुअल स्टूडियो ही ज़रूरी है, विजुअल स्टूडियो में ही ये आप काम कर सकते हो, कहीं और ये नहीं कर पाएगा। विजुअल बेसिक का भी एक सॉफ्टवेयर आता है पोर्टेबल, लेकिन वो विजुअल बेसिक अलग होता है ना, विजुअल बेसिक में काम अलग होता है, अलग तरीके से होता है, और यहाँ पे काम हाँ, करने का तरीका थोड़ा अलग है दोनों ही सेम, लेकिन कोडिंग में थोड़ा सा उनके सिंटैक्स में, उनके वहाँ पे डिक्लेरेशन में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है, ये चीज़ है। सर बता रहे थे ना वो फ्रेमवर्क करके कोई वो आता है करके, उसमें भी हो जाता है करके। उसका फिर करके, लेकिन फिर सॉफ्टवेयर बड़ा ही होगा ना, फिर दिक्कत वही है। डॉट नेट फ्रेमवर्क करके होता है बोल रहे थे, मतलब रन करने के लिए तो चाहिए बोल रहे थे। हाँ, अगर आप फ़ोन के लिए कह रहे होगे तो फ़ोन के लिए पूछा होगा फिर आपने सर से। वही सिस्टम के लिए बता रहे थे, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो है जो वो बहुत वो है बोल रहे थे। हैवी सॉफ्टवेयर है ना। हाँ, हैवी सॉफ्टवेयर है तो उसमें हो जाता है बोल रहे थे। चलो एक बार मैं देखूंगा उस सॉफ्टवेयर को, अगर साइज़ उसका छोटा है तो फिर तो सबको सेंड भी कर दूंगा मैं, ठीक है। और हाँ, अगर बड़ा साइज़ होगा फिर तो सेंड करना उसको पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो खुद ही फिर आप लोगों को डाउनलोड करना पड़ेगा। लेकिन अब उसमें ये देखना पड़ेगा ना कि जो चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा वो सारे ऑप्शन उसके अंदर होने चाहिए। अगर नहीं होंगे फिर दिक्कत आएगी ना, क्योंकि कई सारे ऑप्शन सेव्स वाले ऑप्शन होते हैं हमारे, जैसे कई कोडिंग सारे ऐसे ऑप्शन हैं जो आपको उसके अंदर नहीं मिलेंगे। तो वही तब मैं आपको यही वाला सजेस्ट कर रहा हूँ सीखने के लिए, ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। तो देखते हैं फिर जैसा भी होता है, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए तो इतना ही करेंगे, ठीक है। और जो भी आपके डाउट्स रहेंगे तो उनको आप फिर कल क्लियर कर सकते हो। ये फ़ाइल मैं सेंड कर दूंगा, फ़ाइल तो सेंड हुई जाएगी, ठीक है। इसको सेव करके मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, आज तो काफ़ी कम लोग जुड़े हुए हैं, कौन कौन था इसमें ऐड, याद है आप लोगों को कौन कौन लोग ऐड थे इसमें? मेरे ख्याल से एक बार पंकज भी तो आए थे। स्टार्टिंग में आया था पंकज। हाँ, इन सबको आप लोग बता दीजिए कि कोडिंग वाला पार्ट भी अब आप लोगों का स्टार्ट हो गया है। कल से ये होगा कि धीरे धीरे मैं आप लोगों को कोडिंग वाला पार्ट सारा बताते रहूँगा, और ये अगर मिस हो गया फिर दिक्कत आएगी, क्योंकि इसी से रिलेटेड प्रोग्राम आप लोगों को एग्ज़ाम में, टेस्ट में बनाने होते हैं। अगर यही नहीं आएगा तो फिर प्रोग्राम बनाना सीखोगे कैसे, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, यहाँ से मैं एंड कर रहा हूँ। वेबसाइट वो भेजी थी उसमें वो क्या हुआ? वही होता हेलो? है।
हेलो। हाँ भूपेश, कुछ कह रहे थे आप? हाँ सर, वो ठीक है, कोई ऐसा अगर ऑप्शन मिल पाएगा, कोई सिंपल सा बेसिक ऑप्शन मिल जाए ना, तो मैं आपको बताऊंगा सर्च करके। पहले भी मैंने किया था बट उसमें हो नहीं पा रहा था प्रॉपरली। जो ऑप्शन है मतलब मैं बताता हूँ उसके हिसाब से ना, जी देखिए अगर सर। कोई मिल जाता तो फिर मैं आप लोगों को बता दूंगा ऑप्शन। जी सर, सर वो वेबसाइट। वेबसाइट का वो मैं चेक करके जी सर, बताऊंगा जो आपको, आपको। क्योंकि वो हो क्या रहा था ओके फ़ोन सर। में तो दिख नहीं पा रही थी। अब मैं सिस्टम में उसको चेक करूंगा क्या दिक्कत आ रही है, तो मैं आपको चेक जी करके सर। बताऊंगा, फिर उसको मैं करेक्ट करके भेज दूंगा ओके। आपको। ठीक है। जी सर। ठीक है, चलिए। और सबको बता दीजिए ग्रुप में कि अगर क्लास मिस होगी तो फिर ये दोबारा ये कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी आगे, फिर किसी को भी समझ में नहीं आएगा। प्रोग्रामिंग की, कोडिंग की बिल्कुल स्टार्टिंग है, तभी उन लोगों को समझ में आ पाएगा। ये सबको आप बता दें। ठीक है। ओके सर। ठीक है, चलिए। अच्छा, आपका न्यू एडमिशन होगा ना? ठीक है। ऑपरेशन ठीक हो गया। बिल्कुल मत बोलने वाला ही किया, पूरा तो ऊपर नहीं किया। एक बार तो ये नाभि के ऊपर लगा, एक नाभि के नीचे कट लगा। ठीक है, तो सही है। अभी 10 दिन की दवाई दी है। दवा अभी रेस्ट के लिए। हाँ, अभी तो रेस्ट चाहिए। एक एक महीना के लिए ये बता देंगे प्रॉपर रेस्ट चाहिए। हाँ, वो कजिन है ना, सिस्टर। इनको ऑफिस वाली क्लास। अच्छा, ऑफिस जाते हैं ना? हाँ, तो दिक्कत नहीं है। ये उसी के लिए उनका वो करवा देते हैं, एक्टिव इंस्टॉल करवा देते हैं। ये छोटा वाला फ़ोन है, छोटा फ़ोन है आपके पास? वो आपके भी फ़ोन में नेट चल रहा होगा। 2 ऐप आप इंस्टॉल कर लीजिए। गूगल मीट सर्च कीजिए। हाँ, इसको इंस्टॉल कर लीजिए। एक और ऐप होगा, उसको भी आप कर लीजिएगा। जो आप लोगों की क्लासेस चलेंगी, जैसे अभी मैं पढ़ा रहा था, तो सब लोगों को जो प्रैक्टिकल बता रहा था, जो रूल रहता है, वो सब सुनाई दे रहा था और इजीली विजुअलाइज भी हो रहा था, मतलब कोई दिक्कत नहीं आती। जैसे आप सोचोगे कि ऑनलाइन क्लास कैसे होती है, हो पाएगा नहीं हो पाता है करके ना। पहले कभी अटेंड किया है ऑनलाइन क्लास आपकी कॉलेज वगैरह की चल रही है? नहीं, तो दिक्कत नहीं आएगी वैसे। एक इसको आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो जो आप लोगों को पढ़ाया जाएगा उसमें एक लिंक आप लोगों को भेजा जाएगा व्हाट्सएप में। अपना व्हाट्सएप का नंबर बताइए मेरा। 701712। अच्छा, 14141413। क्या नाम है आपका? ज्योति। हाँ, आपका DPA है ना? 1 ईयर। ये किसका वाला था? गणेश के आते हैं ना? नहीं, इनको ऐड कर देते हैं ग्रुप में। वो उसका है भाई, चलेगा। व्हाट्सएप कॉल आ रहा है मेरा। अच्छा अच्छा, गणेश। अच्छा,
अच्छा मेमोरी में से दिया है। आपको मैंने ग्रुप में ऐड कर दिया ना व्हाट्सएप में। अच्छा नेट स्लो हो रहा है, एक बार दिखाइए। आपने फ़ोन से नेट कर रखा है ना? कौन सा सिम है? जियो? जियो तो चल सकता है। टाइम क्यों लग रहा है? आपको ये ग्रुप में मैंने ऐड कर दिया ना, ये गर्ल्स वाला जो ग्रुप है यहाँ पे वो अलग बनाया है, ये मिक्स वाला नहीं है। तो उसमें एक आप लोगों को कोड मिल जाएगा। अच्छा ऑफिस की क्लास के लिए तो टाइम जो रहता है वो रहता है 12 बजे। जैसे अभी 11:30 हो रहा है तो 12 बजे से ऑफिस की क्लास में लेता हूँ, ठीक है। और अकाउंटिंग वाली जो क्लास है वो तो मैम लेती हैं, उनका टाइम रहता है, मैं अभी आपको कंफर्म करके बता दूँगा, वैसे 9:30 का टाइम रहता है उनका, ठीक है। तो एक आप लोगों को लिंक भेजा जाता है, अब वो किस फॉर्म में भेजा जाएगा मैं दिखा दूँगा आपको। आपका नेट चल नहीं रहा है ना इसमें। वाईफाई आपके में कनेक्ट हो जाता होगा ना? अब आ गया। हो जाएगा। अच्छा ये जो ग्रुप में आपको मैंने ऐड किया है दिखा देता हूँ। देखो इस वाले ग्रुप में ऐड किया है आपको, यहाँ पे आपको पुराने मैसेज दिखाने हैं। ठीक है इसमें देखो जैसे मैंने भेजा है ना, ऐसे ही लिंक आएगा आपको, और ऑफिस का तो ये लिंक आएगा जो भेजा है। जब कल आप अटेंड करोगे ना क्लास, तो 1-2 दिन अटेंड करके आप देख लेना ऑफिस की 12 बजे से होगी। 12 बजे से पहले आप नेट कनेक्ट करके आ जाना, आप ये जो कोड आपको भेज रखा है इसमें आप क्लिक कर लेना, ठीक है। एक्सेप्ट कर लूँगा मैं यहाँ से, फिर
क्लास आपकी अटेंड की जाएगी। अकाउंटिंग का कोड क्या रहेगा वो भी मैं आपको भेज देता हूँ, पता लगेगा नहीं से।
जिस तरह से कोड आपको भी भेजा है ना लिंक, ऐसे ही आपको लिंक आएगा, ये भी हो सकता है या दूसरा भी हो सकता है, आपने इसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। ठीक, अभी आप करोगे इसमें 12 बजे अटेंड करोगे आप? ये अभी कितना टाइम लगेगा आपको घर पहुँचने में? देख लेना आप, कोड तो आपको मिल जाएगा ना, मैं कोड आपको सेंड करूँगा, ऐसे ही मिल जाएगा जो ग्रुप है उसमें, आप वहाँ से ज्वाइन कर लेना। टाइमिंग जो है उसका भी आपको कंफर्म करके बताऊँगा, तो आप बाहर वेट कर लो, अकाउंट वाली क्लास का कंफर्म करके बताऊँगा। देखना कि नए बच्चे में एकदम से अकाउंटिंग तो सही है, ये पहले बेसिक सीखना चाहिए ना, सही है, बेसिक करना है। वो क्या जा रहे होंगे, मैंने बोला होगा मैम से अकाउंटिंग भी ऐसे गड़बड़ होता है। हाँ हाँ, छोटी छोटी वीडियो बना देते हैं पढ़ाते हुए। अरे वो वाला मुझे भी ध्यान नहीं है, मेरे ख्याल से वही तो नहीं है सर, ये हिल्टन वाला। अच्छा अच्छा, अच्छा मेरा भी पहले स्टार्ट नहीं करवाई हुई, अभी करवाई हुई है, इसी बीच में करवाई हुई स्टार्ट में। हाँ वो तो है, एडमिशन आएंगे तो तब फायदा मिलेगा। सही, आप कई सारे लाना पड़ेगा, इस सर लेके आए, इस सर को लाना लाइन करेंगे, हाँ सर का ही होगा, लाइन का हो सकता है, इधर ही ले आएंगे बिल्कुल।